नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। छठे दिन लगातार प्रदर्शन जारी है अग्निपथ के खिलाफ अग्निवीरों का। सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वो भी झुकेंगे नहीं और नौजवानों ने भी साफ कर दिया है कि वो भी झुकेंगे नहीं। मतलब मामला आर पार का है कि नौजवान जीतेंगे या सरकार जीतेगी, इस पर अभी कशमकश चलती रहेगी और रस्साकशी चलती रहेगी। भारतीय किसान यूनियन और पूरे किसानों के संगठनों ने नौजवानों का साथ देने का फैसला कर दिया है। योगेंद्र यादव जी ने ट्वीट कर दिया है कि वे नौजवानों के साथ प्रदर्शन करेंगे। तो क्या देश एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां पे नौजवान सरकार से टकरा जाएंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया और कहा कि योजना लोगों को देर से समझ में आ जाएगी, अच्छी योजना है, इस तरह का भाव दिया। मतलब साफ है कि सरकार अब झुकने को तैयार नहीं है। मगर कुछ बड़े सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं जिनका जवाब चाहता है, देश चाहता है। और यह भी चाहता है कि जो काम सेना के सचिव को करना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी को करना चाहिए, रक्षा मंत्री को करना चाहिए, सरकार के प्रवक्ता को करना चाहिए, वो काम सेना के बड़े अफसरों, सेना के अध्यक्षों से क्यों कराया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के एक अफसर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो किसी नेता की तरह थी जो कभी भी सेना के अधिकारी को शोभा नहीं देती। गवर्नमेंट की पॉलिसी का बचाव सरकार के प्रवक्ता करे समझ में आता है, नेता करे समझ में आता है, सरकार के समर्थक पार्टी करे समझ में आता है, लेकिन सेना के प्रवक्ता को एक सरकार के निर्णय के फैसले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और ये लगभग धमकाने वाली भाषा बोलने लगे कि अगर एक भी प्रदर्शन में शामिल हो गया नौजवान, उसकी फोटो आ गई तो उस पर FIR हो जाएगी, फिर जिंदगी में सेना में भर्ती नहीं होगा। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आज मैंने इस विषय पर डिबेट करी थी तो कई सारे प्रमुख मुद्दे निकल के आए और आज मेरे ऑफिस में दिल्ली से द हिंदू की जो मैगजीन है फ्रंटलाइन, उसके एसोसिएट एडिटर हैं वेंकटेश जी, वो भी आए थे और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश भर में घूमते रहे। तो आज मैंने उनका छोटा सा इंटरव्यू भी किया। वो भी कह रहे थे इस बात के लिए कि ये पहली बार प्रयोग सेना पे हो रहा है, ये खतरनाक है। किसके लिए हो रहा है ये भी खतरनाक है, क्या प्लानिंग है ये भी खतरनाक है। अब क्या किसी के लिए स्पॉन्सर्ड हो रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मगर कुछ चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि इस तरह अग्निवीरों के साथ, इस तरह अग्निपथ के साथ जो हो रहा है वो एक खतरनाक बात है, देश के लिए खतरनाक बात है। वो कैसे खतरनाक बात है ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। उस किस्से से अंदाजा लग जाएगा आपको कि ये देश कितने खतरनाक मोड में जाने वाला है। हुआ यूं था कि मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी और जो NXC है, शास्त्री भवन है, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां की सज्जा होनी थी। तो मायावती के स्टाइल सब जानते हैं कि मायावती बनेंगी तो बहुत लेविश तरीके से वो कंस्ट्रक्शन कराती थी, उनको बहुत आलीशान भव्य सब चीजें पसंद हैं। तो ये हुआ कि सारा काम होगा, पूरी बिल्डिंग नए सिरे से सजाई जाएगी। पंचम तल जहां मायावती का दफ्तर है वो पूरा दफ्तर नए सिरे से सजाया जाएगा। तो जाहिर है जब दफ्तर सजाया जाएगा तो वहां पे पत्थर का काम होगा, वहां पे कांच गिलास लगाने का काम होगा। काम शुरू हो गया, बड़े भव्य तरीके से मायावती जी का दफ्तर सजाया जाने लगा। अचानक एक दिन सेना की खुफिया एजेंसी को पता चला कि कोई एक व्यक्ति पाकिस्तान का जासूस है जो पंचम तल यानी यहां मुख्यमंत्री बैठेंगी इसके नक्शे पाकिस्तान को भेज रहा है। सेना हड़बड़ा गई कि सेना का पाकिस्तान का जासूस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कक्ष तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। पड़ताल जारी हुई तो जासूस पकड़ा गया। आप पूरा किस्सा सुन के हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान को पता था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का कार्यालय बनने जा रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को यह भी पता था कि इस कार्यालय बनाने का ठेका किसको दिया जाएगा। अब मैं नाम बताऊंगा तो आप और चौंकेंगे। पाकिस्तान की एजेंसी को पता था कि मायावती के दफ्तर का काम बनाने का काम, उसमें ग्लास बनाने का काम लखनऊ की एक बनारस ग्लास कंपनी को दिया जाएगा, जिसके मालिक संजय सेठ, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, पहले समाजवादी पार्टी में भी नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर खालिद मसूद की कंपनी है, उसको दिया जाएगा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर बनना है,
वहां ग्लास का काम, शीशे का काम भव्य तरीके से होना है। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि ये काम संजय सेठ की कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि संजय सेठ के एक बड़े चहेते अफसर उस समय मायावती सरकार में प्रभावी थे, जो इस सरकार में भी, मौजूदा योगी सरकार में भी बड़े प्रभावी हैं। ये जो पैसे की ताकत होती है, ये जो विश्व कन्याएं होती हैं, ये जो ग्लैमर होता है, यह ब्यूरोक्रेट के चारों तरफ छाया रहता है और पाकिस्तान के लिए इस तरह की जानकारी हासिल करना बड़ा आसान होता है। पाकिस्तान की एजेंसी को पता था कि हम इस ग्लास हाउस में अपना एक आदमी एडजस्ट कर सकते हैं। वहां के एक आतंकवादी को 24 घंटे ट्रेनिंग दी गई कि कांच कैसे काटा जाएगा, ग्लास कैसे लगाया जाएगा, ग्लास की डिजाइन कैसी बनाई जाएगी। उसको नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया। वो बनारस ग्लास हाउस पे गया। बनारस ग्लास हाउस पे उसने बिल्कुल दीनहीन बन के कहा, मुझे नौकरी करनी है, मुझे कांच काटना आता है। मालिक ने कहा कि प्रदर्शन करके दिखाओ। उसने कांच काट के दिखा दिया और उसके बाद काम बहुत अच्छा था तो मैं या आप भी नौकरी पे रख लेते। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सब चीजें थी, नौकरी पे रख लिया गया और उस कंपनी के जरिए वो आदमी मुख्यमंत्री के कक्ष तक पहुंच गया। ये एक घटना है। जब पता चला, चूंकि नाम बड़े प्रभावशाली थे, संजय सेठ और खालिद मसूद लखनऊ में शालीमार कंपनी जो है उसके मालिक हैं, दोनों चर्चित नाम हैं। JPNIC समेत तमाम बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बना रखी है। शालीमार ग्रुप लखनऊ का बड़ा ग्रुप है, प्रदेश का बड़ा ग्रुप है। बताया जाता है यूपी के बहुत दर्जनों ब्यूरोक्रेट के पैसे उनके साथ इन्वॉल्व हैं, इसीलिए लंबा करोड़ों अरबों रुपए के वो मालिक हैं और लंबा खेल खेलते हैं। कई बार उनके छापे भी पड़ चुके हैं, लेकिन पूरे मामले को चुपचाप ठंडा कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। जब कोई पैसे वाले फंसते हैं, जब कोई पूंजीपति फंसते हैं, तो इस तरह के काम कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक छोटी सी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंची कैसे और पाकिस्तान ने अपना आदमी एडजस्ट किया कैसे। अब मैं ये वीडियो इस संदर्भ में आपको, इस वीडियो में ये सारी बात बोली कि आज की डिबेट में एक सेना के अफसर, बहुत कर्नल थे, अमित कुमार जी, वो आए और उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल किए। उन्होंने कहा 4 साल में हम इन अग्निवीरों को कैसे ट्रेंड कर देंगे। 1 साल जंगल समझने में लग जाता है, 1 साल रेगिस्तान समझने में लग जाता है, 1 साल पहाड़ समझने में लग जाता है। सेना के जवान को हर जगह ट्रेनिंग दी जाती है, तपते हुए रेगिस्तान में दी जाती है, जंगलों के बीच में दी जाती है, पहाड़ों पे दी जाती है, क्योंकि पता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुश्मन का सामना कर सकता है। 3 साल वो ट्रेनिंग करेगा, इन तमाम जगह पे करेगा, मतलब वो दुर्गम दुर्गम जगह पे करके वो परफेक्ट हो जाएगा। और चौथे साल से उसको लग जाएगा कि जिन 100 लोगों में 25 लोग लिए जाने, यानी हर चौथे में से एक आदमी आएगा, उसमें वो पता होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो वो उसकी कोशिश करेगा। सेना में भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना होगी, वो कोशिश करेगा लेन देन प्रकरण वो उसकी नौकरी बढ़ती रहे। नौकरी नहीं बढ़ी, वो सेना से बाहर आ गया तो मन में रोष होगा कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, गुस्से में होगा। 21-22 साल का नौजवान गुस्से में क्या कर सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 21-22 साल का वो नौजवान जिसको हथियार चलाना आता है, जिसको पहाड़ पे चलना आता है, जिसको रेगिस्तान में चलना आता है, वो किसी भी दुश्मन देश का सबसे बेहतर एजेंट हो सकता है। मैं अपने देश के नौजवानों पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा, भारत की सेना पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस संभावना पे विचार कर रहा हूं कि जो देश के हालात हैं, जो GDP गिर रही है, जो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो गए हैं, जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अगर एक ट्रेंड व्यक्ति के बच्चों के पास दवा के पैसे नहीं होंगे, माँ बाप परेशान होंगे, खाने को नहीं होगा और रोजगार नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा। देश में करोड़ों बेरोजगार हो रहे हैं, हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। पकौड़े तलना कोई रोजगार नहीं होता जिसमें 4 साल सेना से गुजारने के बाद आदमी ठेला लगा के पकौड़े तले। कल्पना करिए किसी ने प्लानिंग करी कि मुझे ऐसे ट्रेंड 100 लोग चाहिए और भरपूर कीमत दी गई, तो क्या संभावना नहीं है कि हम एक बड़े खतरे को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, संभावना। क्योंकि देखिए कोई भी योजना आई है, देश की बहुत बड़ी योजना आई है, पहली बार ऐसी योजना आई है, मैं समझ नहीं पा रहा। कर्नल CDS मिस्टर रावत का लेटर जारी हुआ है, वो वायरल हो रहा है। CDS रावत साहब वो रिटायरमेंट की एज बढ़ाना चाहते थे सेना में, तो जिसके लिए पहली बार आपने CDS की पोस्ट क्रिएट करी, जनरल रावत
इतने करीबी थे, वो सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना चाहते थे और आप सेना को छोटा करना चाहते हैं। सेना एक सामयिक संवेदनशील विषय है। बेहतर होता संसद में ये बात रखी जाती, संसद में चर्चा कराई जाती, सभी बड़े इंपॉर्टेंट नेताओं से विचार किया जाता। ये इतना छोटा बड़ा मुद्दा नहीं है। अब मैं दूसरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्या इस बात की संभावना है कि ये 4 साल के हजारों नौजवान अंबानी भैया और अडानी भैया के लिए तैयार किए जा रहे हों? आप हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं अपनी बात तर्कों के साथ रखता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उन तर्कों को सुनिए और मेरे तर्क गलत हो तो मुझे मैसेज में जाके खारिज करिए कि मैं ये गलत बोल रहा हूं। एक जेम पोर्टल लागू हुआ है पिछले कुछ मोदी सरकार में, हुआ है कि भाई पारदर्शी तरीके से सबके रेट आ जाए, जैम पोर्टल के जरिए आ जाए। जैम पोर्टल के इंचार्ज नवनीत सहगल जी थे और नवनीत सहगल जी कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये आप और मैं दोनों जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है कि मास्टर अफसर है वो, उनके दिमाग का कोई सानी नहीं है। जैम पोर्टल के जरिए खरीदारी होनी थी, जैम पोर्टल के जरिए मैन पावर रखी जानी थी और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र जैम पोर्टल बन गया। जैम पोर्टल में हुआ ये कि जैसे मुझे मैन पावर का काम करना है, जब टेंडर बनाया गया तो उसमें एक शर्त डाल दी गई जो सिर्फ मेरी ही कंपनी पूरी करती हो। 40 लोगों ने जैम पोर्टल में अपनी फर्म डाली, लेकिन वो शर्त सिर्फ मेरी कंपनी पूरी करती होगी, तो जाहिर है 39 कंपनियों का रिजेक्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मेरे पास दस्तावेज हैं कि करोड़ों रुपए का काम निकला। जैम पोर्टल पे कई फर्मों ने काम डाला, शर्तें भी पूरी कर दिया करते थे, लेकिन तब भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि डील किसी और कंपनी से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जैम पोर्टल बड़ा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। अब मैं इस वीडियो में ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग बेरोजगारों की ट्रेंड निकल आई कि ट्रेंड लोग हैं ये और काम करेंगे आपके लिए। अब एक विज्ञापन निकलता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हेल्थ विभाग का विज्ञापन निकलता है कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ विभाग सभी अस्पतालों में, सभी पीएचसी में सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहता है और उसकी शर्तों में शामिल किया यह रख दिया जाता है कि वही कंपनी इसमें भाग ले सकती है जिसके पास फौज से निकले हुए 3 साल की कोर्स या 4 साल का कोर्स किए हुए 10,000 सैनिक नियुक्त हो सकते हो। ये एक शर्त डाल दी गई और ये जितने लोग निकले उनका अंबानी जी और अडानी जी की कंपनी में स्वागत हो गया। उन्होंने सहर्ष देश के लिए कहा, हम देश के लिए बलिदान कर रहे हैं, हम इन सब लोगों को अपने यहाँ भर्ती कर लेंगे। बहुत बड़ी भर्तियां नहीं है सेना में, 40,000 साल में, यानी 4 साल में 1.5 लाख लोग। ये विज्ञापन निकला, इतने लोग तो उत्तर प्रदेश और कोई 2-4 राज्यों में एडजस्ट हो जाएंगे। तो जाहिर है ठेका मिलेगा तो अंबानी भैया या अडानी भैया को मिलेगा, जैसा आजकल देश में हो रहा है। जो बड़े ठेके की शर्त डाली जाती है वो ये डाल सोच के डाली जाती है कि इसको अंबानी भैया या अडानी भैया को ही मिलना चाहिए। अब उस शर्त में ये शर्त आ गई तो जाहिर है उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में मैन पावर का काम इन कंपनियों को मिला। 30,000 रुपये मैन पावर की शर्त रखी गई। इन लोगों को, बच्चों को दिया जाएगा 12,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में मैन पावर का काम करने वाली तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो कागजों पे 20,000, 18,000 दिखाती हैं और एक्चुअल में गार्ड को 9 से 10,000 रुपए देती हैं। मतलब एक बड़े भ्रष्टाचार का ये एक बेस बन जाएगा। यहां से चल के करोड़ों अरबों रुपए के बारे न्यारे हो सकते हैं। ये भी एक संभावना पे विचार कर रहा हूं। और जब माहौल ऐसा हो, जब सवाल नीयत पे खड़ा हो रहा, जब सवाल वर्किंग पे खड़ा हो, जब सवाल कार्यशैली पे खड़ा हो रहा, तो ये बात जाहिर है उठती है। गुस्सा शांत नहीं हुआ। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि अग्निपथ योजना वापस लो। छठे दिन भी ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं। नौजवान गुस्से में उबल रहा है और देश की हुकूमत बात करने को राजी नहीं है। ये ठीक नहीं है। अगर देश के नौजवानों को ये समझ में आ गया ये सारा खेल अंबानी और अडानी भैया के लिए है तो उनका गुस्सा और बढ़ेगा। किसानों ने दिखा दिया था कि जब पंजाब में अंबानी भैया के चैनल जो हैं आजकल दिन भर नफरत का कारोबार करते हैं, उन्होंने पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहा तो पंजाब के किसानों ने उनके टावर उखाड़ दिए थे, उनको दिमाग ठीक हो गए थे। अगर नौजवानों को समझ में आ गया ये सारी व्यू रचना अंबानी और अडानी के लिए की जा रही है तो गुस्सा और भड़केगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के नेतृत्व को नौजवानों से संवाद करना चाहिए, डिटेल में बात करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए
और बेहतर ये हो कि ये स्कीम जब सब नौजवानों को जिनके लिए आप लेकर आए हैं उन्हीं को अच्छी नहीं लग रही। जैसे किसानों के लिए आप स्कीम लेके आए, किसान नाराज। आप व्यापारियों के लिए जीएसटी लेकर आए, व्यापारी नाराज। आप आम आदमी की नोटबंदी के लेके आए, नोटबंदी नाराज। किसान नाराज, व्यापारी नाराज, आम आदमी नाराज। तो आप योजना ला किसके लिए रहे हैं? ये योजना लेकर आए युवाओं की, तो युवा नाराज। तो जरूरी है कि जैसे किसान बिल वापस लिए गए, इसी तरह अग्निपथ योजना वापस ली जाए, क्योंकि नौजवानों के गुस्से के आगे फिर कोई हुकूमत टिकती नहीं है। और मुझे लगता है ये बच्चे हैं आपके, इन पे एफआईआर करना, इनको धमकी देना, इनको जेल भेजना, ये सब नहीं करना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। नौजवानों को भी समझ में आना चाहिए कि जो 400-500 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका, ट्रेनों में आग लगा दी, कि ये रास्ता ठीक नहीं है। गांधी जी के रास्ते पे आए, अहिंसक तरीके से बात करें, और यकीन मानिए अगर आपकी ताकतें होंगी तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमतें हिली भी हैं और झुकी भी हैं। मुझे लगता है संवाद का रास्ता निकलेगा, देश विकास की तरफ चलेगा। और देश का विकास इंपॉर्टेंट है, अंबानी और अडानी भैया का नहीं है। उनका बहुत तेरा विकास हो चुका, अब थोड़े दिन उनको शांत रहना चाहिए। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक भेजिए। सब्सक्राइब करिए 4PM न्यूज नेटवर्क को, क्योंकि यही वो चैनल है जो इस बदलते हुए दौर में सच बोलने की हिम्मत रखता है। थैंक यू।